हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे मूल्यांकन के पक्ष यानी कि एस्पेक्ट्स ऑफ एवल्यूएशन। फ्रेंड्स, आपका जो ये सब्जेक्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट पेपर है ना, यानी कि शैक्षिक मूल्यांकन एजुकेशन एवल्यूएशन। और हम लोगों ने लगभग 4 पार्ट्स यानी कि फ्रेंड्स इसमें टोटल आपके 7 चैप्टर हैं, जिसमें से आज हम लोग 4 कंप्लीट कर लेंगे और 3 बचेगा, वो भी आप सभी को जल्द ही कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हमारा था शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणाएं। सेकेंड था मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व। थर्ड था हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा एवं महत्व। और फोर्थ हमारा है मूल्यांकन के पक्ष। अगर आप प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप जाकर अभी देखिए, आप सभी को ये पार्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको भी जल्दी से शेयर कर लीजिए। और ये आप सभी को पीडीएफ अपडेट विद काजल टेलीग्राम पर आप सर्च करके ज्वाइन हो जाइएगा, मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ बात करें कि इसके अर्थ यानी कि मूल्यांकन के पक्ष को लेकर, तो सबसे पहले फ्रेंड्स शिक्षा एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। यानी कि शिक्षा अगर हम ग्रहण करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जो है हमारा एक एम होता है, एक उद्देश्य होता है। ठीक है। और शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, तो व्यवहार के अपेक्षित परिवर्तन लाना। ठीक है। अंतिम जो लक्ष्य होता है ये वही, मान लीजिए आप खूब ज़्यादा शिक्षा ग्रहण कर लिए और आप सभी को यही नहीं पता है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है कि किसी बड़े से या फिर छोटे से बात करनी कैसी चाहिए, है ना। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं परिवर्तन लाना, ठीक है, उनके व्यवहारों में। और बालक के व्यवहार में उसके व्यक्तित्व के कई पक्ष पहलू समाहित होते हैं। ठीक है। अब यहीं देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर BH ब्लूम ने कुछ कहा है जो कि आपके मूल्यांकन के पक्ष को लेकर इन्होंने बताया है कि इनके अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण अपने द्वारा, मतलब लिखित पुस्तक, जो इनकी पुस्तक है अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ठीक है। इनकी पुस्तक है एक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, जो कि 1958 में पब्लिश की गई थी। और इन्होंने इसमें जो हमारा यानी कि जो हमारा मूल्यांकन के पक्ष हैं वो 3 प्रकार के बताए हैं। और हमारा ये चैप्टर यही है कि मूल्यांकन के पक्ष के बारे में हमें थोड़ा इसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तो किनके अनुसार हम कर रहे हैं, तो डॉक्टर BH ब्लूम के अनुसार हम कर रहे हैं यहाँ वर्गीकरण, जो कि 3 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है। उसके बाद से ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपका ज्ञानात्मक पक्ष है। ठीक है। फिर आपका जो है भावनात्मक पक्ष है और फिर आपका क्रियात्मक पक्ष है। तो ये आपके 3 पक्ष हैं। ठीक है। क्रियात्मक कहिए या फिर कौशलात्मक, ठीक है, पक्ष कहिए, स्किल। ठीक है। चलिए अब हम फर्स्टली जान लेते हैं ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स ये जो 3 पक्ष बताए हैं ब्लूम ने, इसको हम त्रिध्रुवी की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। इसको हम त्रिध्रुवी की प्रक्रिया कहते हैं, आप सभी याद रखिएगा। ठीक है। चलिए ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं ज्ञानात्मक पक्ष को लेकर इसमें क्या कुछ कहा गया है। सबसे पहले देखिए कि जो भी मतलब आपकी मूल्यांकन के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत वे उद्देश्य आते हैं जो छात्राओं की बौद्धिक योग्यता, क्षमताओं, ज्ञान, चिंतन तथा समस्या समाधान आदि, ठीक है, जो है होते हैं। यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ बात करें तो फ्रेंड्स आपका जो भी मतलब मूल्यांकन में आपके जो भी छात्राओं का जो बौद्धिक होता है, ठीक है, योग्यता होता है, क्षमता होता है, ज्ञान होता है, चिंतन होता है, जो भी उनके अंदर समस्या होती है उनका समाधान करने की जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो आपके संज्ञानात्मक पक्ष में होता है। यानी कि आप कह सकते हैं ज्ञानात्मक कहिए या फिर संज्ञानात्मक कहिए। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको आप कह सकते हैं, इसे जो है जटिलता की दृष्टि से
6 श्रेणियों में बांटा गया है। किसको? तो ज्ञानात्मक को या फिर संज्ञानात्मक पक्ष को। ठीक है, जटिलता की दृष्टि से 6 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहला ज्ञान है, यानी कि नॉलेज। अब फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं, अगर कुछ पूछे तो आप सभी को पता ही है कि ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है। तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, सीखने वाले व्यक्तियों की उन क्रियाओं का वर्णन किया जाता है जो मुख्यतः जो है मतलब याद से संबंधित होता है, मेमोरी से, स्मृति से संबंधित होती है। अतः ज्ञान का जो उद्देश्य है वो प्रत्ययों, परिभाषाओं, सिद्धांतों, सूत्रों, संरचनाओं, है ना, पुनः स्मरण से ही रिलेटेड है। तो आप सभी याद रखिएगा। सेकेंड है बोध, यानी कि कॉम्प्रहेंशन। अब देखिए फ्रेंड्स, ज्ञान तो हमने प्राप्त कर लिया, तो ज्ञान के बाद हमारा बोध का क्रम आता है, और इस स्तर पर ज्ञान जो है सूचनाओं को पुनः स्मरण तथा पहचान के साथ साथ ज्ञान व सूचनाओं से संबंधित मतलब जो अंतर्निहित होती है, अच्छी समझ भी इसमें अंतर्निहित होती है। ठीक है, जो कि तथ्यों की व्याख्या भी इसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित होती है। तो ज्ञान के बाद आप सभी का यहाँ बोध आ जाता है। उसके बाद से फ्रेंड्स नेक्स्ट आपका आ जाता है अनुप्रयोग। ठीक है, और ये क्या है, संज्ञानात्मक पक्ष के ये 6 प्रकार हैं। ठीक है, 6 भागों में इसको बांटा गया है। अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, इस स्तर के अंतर्गत ज्ञान व बोध के उपरांत, ठीक है, हमारा ज्ञान हो गया, बोध हो गया, अब इसके बाद वास्तविक जीवन का प्रयोग करना सिखाता है। क्या? तो एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग। अब मान लीजिए विद्यालय के कार्यक्रम प्रभावी होना इस बात पर निर्भर करता है कि विद्यार्थी उन बातों को जो उसे शिक्षा द्वारा बताई गई या फिर जो मतलब उनको वो अपने जीवन में वास्तविक व व्यवहारिक परिस्थितियों में कितने अंश यानी कितने परसेंटेज वो अपने आप पर यूज कर रहा है, जो भी उसने सीखा है ना। तो वो हम ज्ञान के बाद बोध हो जाता है, उसके बाद से उसका हम खुद पर अनुप्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद से आ जाता है विश्लेषण, एनालिसिस। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, बोध और अनुप्रयोग की अपेक्षा अगर बात की जाए तो विश्लेषण जो है उच्च स्तर का उद्देश्य है ना। और विश्लेषण के अंतर्गत हम करते क्या है, तो मान लीजिए विश्लेषण के अंतर्गत वे व्यवहार आते हैं जो भी उनसे प्राप्त सूचनाएं हुई हैं, जैसे आपका ज्ञान हो गया, बोध हो गया, अनुप्रयोग हो गया, तो उनसे प्राप्त सूचनाओं को उसको विभिन्न भागों में हम क्या करते हैं, एनालिसिस करके विभक्त करते हैं। ठीक है, तो ये आपका विश्लेषण हो गया। उसके बाद से आपका संश्लेषण आ जाता है। तो फ्रेंड्स संश्लेषण में क्या प्रक्रियाएं होती हैं, तो जैसे कि आप सभी को हमने बताया, ये एक संज्ञानात्मक पक्ष का स्तर है, यानी कि 6 जो है पार्ट बांटा गया है, जिसमें जो है इसमें सीखने वाले व्यवहार का जो है रचनात्मक होता है। अगर हम संश्लेषण स्तर पर बात करें तो विभिन्न भागों में, जैसे अंगों में तत्वों के जो साथ साथ है ना, वो कार्य करने या फिर उन तरह से व्यवस्थित करने का कोई ऐसा ही रचना जो है तैयार करते हैं जो उनके सम्मुख प्रस्तुत नहीं थी। समझ रहे हैं ना, संश्लेषण के थ्रू। उसके बाद से मूल्यांकन आ जाता है, एवैल्यूएशन। अब मूल्यांकन हमने स्टार्टिंग से जाना है फ्रेंड्स। ठीक है, ये भी आपका ज्ञानात्मक का पक्ष है, और अंतिम तथा उच्चतम इसका उद्देश्य होता है कि इसके अंतर्गत जो भी मतलब विचार, विधियाँ, सामग्रियाँ आदि का जो मूल्य है वो निर्धारित किया जाता है। ठीक है, और इस संबंध में गुणात्मक, मात्रात्मक निर्णय लिए जाते हैं, और ये जो निर्णय होते हैं वो आंतरिक परिणाम यानी कि कसौटी के आधार पर किया जा सकता है। तो ये आपके 6 प्रकार हो गए। ठीक है, उसके बाद से हम बात करेंगे इसमें भावनात्मक पक्ष को लेकर, यानी कि जो हमारा पक्ष 3 था जिसमें से हमने डिस्कस कर लिया ज्ञानात्मक पक्ष, सेकेंड हमारा भावनात्मक पक्ष आ जाता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा जाने तो आप सभी को पता होना चाहिए। भावनात्मक पक्ष के अंतर्गत वे उद्देश्य आते हैं जो छात्रों की अबौद्धिक विशेषताओं जैसे रुचि, अभिवृत्ति, दृष्टिकोण आदि विकास से संबंधित होते हैं। इस पक्ष के स्तरों को
क्राल यानी कि आप कह सकते हैं इस पक्ष के जो अस्त्र जो मनोवैज्ञानिक है क्राथवेल, ठीक है, क्राथहोल के द्वारा इसको मतलब क्रम व्यवस्थित किया गया है निम्न पॉइंट में, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लगभग 6 पॉइंटों में डिस्कस किया गया है भावनात्मक पक्ष को, ठीक है। इसमें कहा क्या गया है, इसमें यही कहा गया है कि भावनात्मक पक्ष के अंतर्गत वे उद्देश्य आते हैं जो छात्रों को अबौद्धिक विशेषताओं जैसे रुचि हो गया, अभिवृत्ति हो गया, मूल्य हो गया, रसानुभूति हो गया, दृष्टिकोण हो गया, ठीक है, आदि के विकास से संबंधित होते हैं। और जो आपके भावनात्मक पक्ष होते हैं, ठीक है, इसको समझना कहीं ना कहीं बहुत कठिन होता है। अगर आप अध्यापक बन रहे हैं, अगर आपके मतलब अगर आप बालकों का भावनात्मक पक्ष समझने जाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ही कठिनाई वाली बात है और कहीं ना कहीं इसमें समय भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये आपका भावनात्मक पक्ष है और इस पर क्राथवेल ने कुछ क्रम व्यवस्थित किया है। चलिए हम वो देख लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं सबसे पहला इनका है आग्रहण या फिर आप ओनली ग्रहण क्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि रिसीविंग। अब इसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि बालक के इस क्षेत्र में मूल्यांकन के अंतर्गत सर्वप्रथम सबसे पहले ये देखा जाता है कि यह अपने अभिभावक, अध्यापकों या फिर श्रेष्ठ जनों द्वारा बताई गई शिक्षाओं या फिर निर्देशों को कितनी गंभीर तरीके से ग्रहण कर रहा है। क्योंकि रिसीविंग मतलब जो कोई भी, वो चाहे हमारा परिवार हो, समाज हो या फिर हमारा स्कूल है, इसमें ये देखा जाता है भावनात्मक पक्ष द्वारा। अगर एक टीचर किसी बच्चे को उठाकर पूछेगा कि मतलब आप अपने समाज से क्या क्या जानते हैं, आप कोई प्रश्न करेगा, तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स उसके भाव प्रकट होंगे टीचर्स के सामने। तो यही कह रहा है कि अभिभावक या फिर अध्यापक या फिर आपसे बड़े की जो बताई गई बात है वो आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। उसके बाद से हमारा अनुक्रिया आ जाता है, यानी कि रिस्पोंडिंग। अब अनुक्रिया में देखिए फ्रेंड्स, इस स्तर का उद्देश्य उन अनुक्रियाओं से संबंधित होता है जो किसी उद्दीपन को आग्रहण यानी कि ग्रहण के कारण होती हैं। जैसे इसमें बालकों को किसी उद्दीपन में मतलब संवेदनशील की जो अनुक्रिया को है प्रेरित करता है, ठीक है, रिस्पोंडिंग करता है। उसके बाद से आपका अनुमूल्यन आ गया। अनुमूल्यन कहिए या फिर ओनली मूल्यन कहिए, यानी कि वैल्यू। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका भावनात्मक का तीसरा स्तर है, ठीक है। और इसमें जो है विभिन्न वस्तुओं, कार्यों या फिर व्यवहारों का उपयोग मूल्यों को स्वीकार करने तथा उसके प्रति एक निश्चित धारणा बनाने से ये आपका संबंधित है, वो चाहे कुछ भी हो। भावनात्मक, अगर हम किसी बच्चे को भाव को समझ गए तो कहीं ना कहीं उसके मूल्य को भी समझ जाएंगे कि ये किस तरीके का बच्चा है, ठीक है, पिछड़ा बच्चा है या प्रतिभाशाली बच्चा है, ठीक है, या फिर वंचित बच्चा है, समझ सकते हैं। उसके बाद से आपका अवधारणा आ गया। तो फ्रेंड्स, ये अवधारणा आप सिंपली समझ सकते हैं कि इस उद्देश्य में मूल्यों को संगठन किया जाता है और जो भी उनकी मौलिक भावनाएं या फिर विकास किया जाता है ना। और मूल्यों का जो आत्मीकरण है, उसके उपरांत सम्मुख ऐसी परिस्थितियाँ आती है जिनमें एक से या फिर अधिक भी मूल्य देखने को मिलते हैं, तो उनको क्रम व्यवस्थित करना ही अवधारणा का क्या कार्य होता है, ठीक है। उसके बाद से आपका व्यवस्थापन आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशन तो सिंपली आप कह सकते हैं इसके अंतर्गत विद्यार्थी विभिन्न मूल्यों को एकबद्ध करके, ठीक है, जो भी अवधारणाएं में बताया गया था, तो उनको एकत्र करके इनके मध्य उत्पन्न विवादों को समाप्त करके अपने अंदर इस प्रकार के जो आंतरिक सामंजस्य को बिठाता है, जो कि ये एक उच्च पद्धति, यानी कि जो भी मूल्य अलग अलग मतलब इसको विद्यार्थी विभिन्न मूल्यों को अलग अलग जो होता है उसे एकबद्ध करता है ना। और उसके बाद से वो क्या करता है, जो भी उसके अंदर मतलब खामियां हो, विवाद हो, वो उसको समाप्त करता है और अपने आंतरिक सामंजस्य को बिठाता है। तो कहीं ना कहीं इसे हम व्यवस्थापन को उच्च मूल्य पद्धति बनाते हैं, ठीक है। चरित्रीकरण, ये तो भावनात्मक में होना ही था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यह भावनात्मक पक्ष कहीं ना कहीं सर्वोच्च स्तर है ये भावनात्मक पक्ष का, और इसका उद्देश्य यही है कि मूल्यों को चरित्र का अंग बनाना, अर्थात
स्वभाव का निर्माण करना स्पष्ट है कि व्यक्ति स्वीकार किए गए मूल्यों, यानी कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सिंपली कह रहा है कि अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को, मतलब उन मूल्यों को अनुरूप कार्य करता है जिन पर व्यक्ति, मतलब आप अपना प्रभाव भी डाल सकते हैं, व्यवहार के मूल्यों द्वारा विशिष्ट रूप प्रस्तुत करता है। कहीं ना कहीं आपका चरित्र ये दर्शाता है कि आप किस तरह के बच्चे हैं, है ना। तो इस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। उसके बाद से फ्रेंड्स हमारा थर्ड आ जाता है इसमें मूल्यांकन के पक्ष में कौशलात्मक पक्ष या फिर क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ी सी अगर चर्चाएं करें तो आप सभी को पता होगा कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है गामक क्रियाओं और योग्यताओं को, है ना, उन गतिविधियों को मतलब अपने अंदर समाहित करना। यानी कि आप कह सकते हैं क्रो और क्रो के अकॉर्डिंग, इनके अनुसार कहा गया है कि उन विभिन्न प्रकार के शारीरिक अथवा क्रियाओं से है, यानी कि शारीरिक अथवा क्रियाओं से है जिनकी संपादन की कुंजी नाड़ियों व मांसपेशियों की गतिविधियों के संयोजन के हाथ में होती है। समझ रहे हैं ना, इनका कहना ये है। क्रो के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ ये कहा गया है कि उन विभिन्न प्रकार के शारीरिक, ठीक है, उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं से है जिनकी संपादन की कुंजी नाड़ियों व मांसपेशियों की गतिविधियों के समायोजन के हाथ में होता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कौशलात्मक पक्ष के भी मूल्यांकन यानी कि अवयवों को सम्मिलित किया गया है। तो चलिए हम कुछ देख लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आपका आ जाता है उत्तेजना चेष्टा। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब कौशलात्मक पक्ष में मूल्यांकन का जो पहला स्तर है वो है उत्तेजना, अर्थात छात्र में किसी कार्य को सीखने की किसी मतलब चेष्टा होती है, उत्तेजना होती है, इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, वो अपने हाथ से कार्य करने हेतु कितना उत्साहित है इसका आकलन जो है इसमें करा जाता है। सेकेंड आपका आ जाता है क्रियान्वयन। अब इसमें बालक चेष्टा के आधार पर कोई कार्य संपादित करता है बिना किसी, मान लीजिए यहाँ बालक किसी भी एक चेष्टा के आधार पर, ठीक है, उत्तेजित होकर कार्य करने का आकलन स्टार्ट किया, तो वो क्या करेगा, क्रियान्वयन के मूल्यांकन मतलब नहीं किया जा सकता, इसके बिना वो कैसे कर पाएगा, नहीं किया जा सकता। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि इस स्तर पर बालक चेष्टा के आधार पर कोई कार्य संपादित करता है बिना किसी क्रियान्वयन, यानी कि किस क्रिया से किस वे से करना है, जब तक ये नहीं जानेगा तब तक वो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है आप सभी का नियंत्रण होगा। ठीक है, या फिर आप समायोजन, दोनों समझ लीजिए। समायोजन की बात करें तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा समायोजन यानी कि शिक्षा समाज में समायोजन करने की एक प्रक्रिया भी है। जैसे कोई बालक अपनी क्षमता, योग्यता या फिर कलाकारी को समाज के लिए कितना समायोजित कर सकता है, यह मूल्यांकन का विषय है। यानी कि हम इस स्तर पर कह सकते हैं कि कौशलात्मक पक्ष के मूल्यांकन उद्देश्य छात्रों में समायोजन संबंधी जो है व्यवहार करना भी है। ठीक है, उसके बाद से आपका नियंत्रण आ जाता है यानी कि कंट्रोल। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, बालक के अंदर असीम क्षमता होती है, यदि उन क्षमताओं को नियंत्रित प्रयोग न किया जाए तो किसी कुशलता को प्राप्त करने से वह वंचित हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि कुशलता हेतु वांछित जो नियंत्रित ऊर्जा है उसकी आवश्यकता होती है ना। तो ये आपका नियंत्रण हो गया। उसके बाद से स्वाभाविकरण, तो इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट दिया गया है। ये सब कौशलात्मक के पक्ष हैं, ठीक है, जो कि अवयवों में सम्मिलित किए गए हैं। स्वाभाविकरण आप देख सकते हैं, ये भी आपका कौशलात्मक का मतलब पक्ष है, सर्वोच्च पक्ष है और अंतिम यह स्तर है। और इसके अंतर्गत बालक में कार्य करने की एक विशेष शैली बन जाती है। स्वाभाविकरण से ही आप पता चल सकता है यहाँ, और वह एक विशेष गति व ढंग से कार्य को संपादित करता है, समाप्त करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका 3 पक्ष हो गया, भावनात्मक पक्ष, ठीक है, संज्ञानात्मक पक्ष और आपका क्रियात्मक या फिर कौशलात्मक
पक्ष। ठीक है, उसके बाद से इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। आदत या फिर कौशल हम किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इस कौशल के अंतर्गत बालक अपनी आदत अथवा क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करता है ना। आदत या फिर कौशल हम किसे कहते हैं? तो इसमें क्या करता है बालक ना, अपने क्षमता के अनुसार ही अपना प्रदर्शन करता है, और इस प्रकार से बालक की आदत अथवा कौशल के पक्ष का जो स्तर होता है उसमें मूल्यांकन प्रभावी होता है। ठीक है, उसके बाद से सामाजिक कौशल की बात यहाँ आ जाती है। तो अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सामाजिक कौशल के अंतर्गत छात्रों को वातावरण ज्ञान, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी जाना था, ठीक है, नागरिक परिवेश का बोध, आर्थिक गतिविधियाँ, मनुष्य मतलब उससे और मनुष्य से जो भी हमारा समाज है, जो भी हमारा परिवार है, उनसे तालमेल से रिलेटेड है आपका सामाजिक कौशल। उसके बाद से आपका नेक्स्ट आ जाता है गणितीय कौशल। अब फ्रेंड्स, गणितीय कौशल के अंतर्गत आप सभी को शीघ्रता, शुद्धता से आपके अंदर गणना करने की योग्यता आ सकती है। ठीक है, तार्किकता मतलब जो आपका तार्किक ढंग से सोचने वाली योग्यता भी बढ़ती है। ठीक है, क्रम व आकृतियों को हम पहचान लेते हैं, उनमें अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। ठीक है, दैनिक जीवन में जो भी साधारण समस्याएं हैं वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं, तो वो हमारा यानी कि मैथमेटिकल स्किल्स हो जाता है। उसके बाद से आपका आ जाता है भाषाई कौशल। अब देखिए फ्रेंड्स, भाषा कौशल से तात्पर्य है कि बालक के अंदर जो भी विभिन्न भाषाई कौशल या फिर भाषा संबंधी जो भी दक्षता है यानी कि एफिशिएंसी है, उसका विकास करना। और ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, यानी कि दक्षता यानी कि महारत हासिल करना। जिस भी विषय में अगर आप हिंदी में अच्छे हैं तो हिंदी में आपको महारत हासिल होनी चाहिए। अगर आप गणित सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो गणित में आपको दक्षता यानी कि महारत हासिल होनी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, व्यक्ति के जीवन में जितनी आवश्यकता भाषा की है उतनी शायद किसी भी अन्य विषय की नहीं है ना। बालक के अंदर भाषा के संबंध में कौशल मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना आदि का विकास करना परम आवश्यक है। ठीक है, तो हम सिंपली कह सकते हैं भाषाई कौशल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। और अगर आप सभी को फ्रेंड्स सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप सभी सेशन एक बार लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फिर हम इसका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पूछा जा रहा है कि विश्लेषण का संबंध है किससे है? ज्ञानात्मक पक्ष से, भावनात्मक पक्ष से, कौशलात्मक पक्ष से, या फिर इनमें से कोई नहीं। हालांकि फ्रेंड्स, हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस करा है ना। तो आई होप कि आप इसको जो है सिंपली आंसर कर सकते हैं कि जो हमारा विश्लेषण था, यानी कि हमने क्या जाना था फ्रेंड्स, ज्ञानात्मक पक्ष में हमने जाना था कि जटिलताओं के वे से 6 भागों में बांटा गया है: ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, और हमने ये भी जाना था जो हमारा विश्लेषण है वो बोध व अनुप्रयोग की अपेक्षा विश्लेषण उच्च स्तर का है, जिसमें उद्देश्य जो है मतलब इसके अंतर्गत क्या होता है, जो भी प्राप्त सूचनाएं होती है उसको विभिन्न भागों में विभक्त करना होता है। तो सिंपली आप कहेंगे प्रश्न नंबर 1 का यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आप सभी का सेकंड है, भावनात्मक पक्ष के स्तर संबंधित है। तो फ्रेंड्स, हमने भावनात्मक पक्ष से अंतर से रिलेटेड बात करा था, तो आई होप कि आप सभी सिंपली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने आग्रहण कहा था यानी कि ग्रहण, रिसीविंग, ठीक है, आपका अनुक्रिया करना यानी कि रिस्पोंडिंग करना, मूल्य आंकना यानी कि अनुमूल्यांकन यानी कि वैल्यू। ठीक है, तो सिंपली आप कह सकते हैं इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है अभी आप सभी के स्क्रीन पर प्रश्न कि बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग किया जाता है।
बीटीसी 2017। और ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि बच्चों के किए गए कार्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा रखने के लिए हम छात्र प्रोफाइल का यूज करते हैं, और इसको जो है बच्चे बहुत ही उत्साहित से बनाते हैं, उत्साह से बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। नेक्स्ट आप सभी का, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे में अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित होता है? नियंत्रक, संकेतक, मापक या फिर ऐंदक? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होना चाहिए कि बच्चे में अभी तक ज्ञान और कौशल कितना अर्जित हुआ है। इसको हम पता करने के लिए मापक का यूज करते हैं, और इसका मूल्यांकन के मतलब मापक जब हो जाएगा देन हम इसकी मूल्यांकन की प्रक्रिया करेंगे। ठीक है, कि किसका कौशल कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? तो मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और आपका क्रियात्मक या फिर कौशलात्मक। ठीक है, और अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स स्क्रीन पर प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। जो भी आप सभी को थ्योरी बताया गया है, मूल्यांकन के भावनात्मक पक्ष लिखिए, मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, कौशलात्मक, तो सब सारे प्रश्न आपके इसी के अकॉर्डिंग होंगे जो कि अभी आप सभी के स्क्रीन पर है। और आप कहीं ना कहीं इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप सभी को मिल गया होगा। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। आप सेशन को लाइक कर सकते हैं, जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।